हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। देखिए बच्चा, हमारे पास हमारी जो फिजिक्स है, जहाँ क्लासिकल फिजिक्स को हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ईएम वेव। मेरे पास 5 यूनिट्स हैं और पांचों की पांचों यूनिट आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसा कि मैंने फर्स्ट यूनिट में स्टडी करा चार्जेस को रेस्ट पे, और रेस्ट पे मैंने देखी कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एज लाइक वो फोर्स लगाते हैं, एज लाइक उनका फील्ड होता है, एज लाइक उनका पोटेंशियल होता है, एज लाइक हम कैपेसिटी की बात करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें जितनी भी हमने करी, वो बातें करी हमने स्टैटिक चार्जेस के लिए। वो बातें हमारी थी स्टैटिक चार्जेस के लिए। हमने कहा कि चार्जेस जब रेस्ट में होंगे तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करेंगे, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर स्टडी करेंगे। तो बेसिक मेरा जो फंडा था वो यही था कि यहाँ चार्ज आपके रेस्ट में थी। सबसे पहले मैंने फोर्स की बात करी कि जब चार्जेस रेस्ट में है तो वो फोर्स लगाते हैं। उसके बाद मैंने फील्ड की बात करी थी, उसके बाद मैंने डायपोल की बात करी, उसके बाद मैंने टॉर्क की भी बातें करी थी, यहाँ पे पोटेंशियल की भी बातें करी। और आज मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो है उस चार्ज को जो मेरे पास स्टैटिक था उसको मोशन में लेके आना। आज मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा उस चार्ज को मोशन में लेके आना। जब वो चार्ज मोशन में आएगा तो करंट कंस्टिट्यूट करेगा। मैंने सबसे पहले यही बात करी है कि करंट क्या है। करंट है फ्लो ऑफ चार्ज। एक तरह की आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि करंट से हमेशा शॉक लगता है, मतलब फोर्स लगती है, ठीक है ना, फोर्स लगती है हमारे ऊपर। तो अब देखो, उसके बाद ऑरेस्टेड जी महाराज आएंगे आगे नेक्स्ट यूनिट में, और ऑरेस्टेड हमें बताएंगे कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू एन ओपन वायर इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड विल एग्जिस्ट अराउंड द कंडक्टर, ठीक है ना। यानी कि जब करंट का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा, तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करेगा। और फोर्थ यूनिट में जाके, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें जाके मुझे ये पढ़ना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके मैं क्या इंड्यूस कर सकता हूं, करंट इंड्यूस कर सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद जब मैं आगे जाऊंगा तो फिर मेरे पास एक टॉपिक आएगा। वो टॉपिक कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके मैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता हूं, ठीक है। तो वो रहेगा मेरा ईएम वेव। मतलब बच्चा, आपके पास 5 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट आपको कहती है कि चार्ज रेस्ट में होगा तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करेगा। दूसरी यूनिट कहती है कि चार्ज जब मोशन में होगा तो करंट बनाएगा। तीसरी यूनिट कहती है कि जब करंट फ्लो करता है किसी ओपन वायर से तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। फोर्थ यूनिट कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम करंट जनरेट कर सकते हैं। और फिफ्थ यूनिट कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। मतलब सारी की सारी आपस में जुड़ी हुई बातें हैं एक दूसरे से। ये सारी की सारी बातें इंटरलिंक्ड बोल सकते हैं हम इनको। ये सारी बातें हैं। तो आज मेरे पास जो यूनिट है वो यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए कैसे। स्टार्टिंग मैंने इसकी करी डेफिनेशन से। मैंने कहा कि फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। यहाँ पे मैंने बात करी कि मैंने कहा कि I इज इक्वल टू Q/T, चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम। इसकी यूनिट, करंट की यूनिट जो रहती है वो रहती है मेरे पास एम्पियर, जो किसके इक्वल है, Q, कूलम पर सेकेंड। यानी कि यहां से आप बोलते हैं I इज इक्वल टू Q/T, यानी कि Q इज इक्वल टू I इंटू T। अब देखिए बच्चा, मेरे पास जो करंट के टाइप हैं वो हैं अल्टरनेटिंग करंट, AC, DC डायरेक्ट करंट। आपके घरों में जो बैटरीज वगैरह होती है वो डायरेक्ट के लिए होती है। और ये है आपके पास वेरिंग करंट।
यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो है अल्टरनेटिंग करंट के लिए, कि अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर कैसा होता है। आपको पता है कि उसका पीरियोडिक मैनर में फ्लो होता है, ठीक है, और वो अपने आप को रिपीट करता है, यानी कि उसके लिए ये जो वेव बनेगी वो हार्मोनिक वेव होगी, ठीक है, जिसको हम साइन या कोसाइन के टर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अल्टरनेटिंग करंट के केस में करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास आई नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि मैंने आपके सामने रखी है साइन वेव। साइन वेव में जब टाइम 0 है तब करंट भी आपका क्या होगा, 0 होगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, सर कोसाइन वेव क्यों नहीं बनाते आप। कोसाइन वेव आपको पता है ना, 0 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है कोसाइन वेव की। वैसे मैं आपको कोसाइन वेव बना के बता रहा हूँ। कॉस वेव जो होती है वो इस तरह की होती है, कॉस के लिए वेव जो होती है वो इस तरह से होती है, इसको हम बोलते हैं कोसाइन वेव, वो है साइन वेव, ठीक है। अब देखिए बच्चा, आपको अगर यहाँ पे पीक वैल्यू देखनी हो करंट की, तो पीक वैल्यू आपके पास बनती है किसके बराबर, I इज इक्वल टू आई नोट के बराबर। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो बच्चा, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो एक वर्ड मैंने यूज किया यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस करंट। वैसे जस्ट जिस करंट को हम मेजर करते हैं ना वो इंस्टेंटेनियस ही होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए मेजर किया जाने वाला करंट। मतलब आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट जो होगा वो होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी, अगर आपका टाइम बहुत ही ज्यादा स्मॉल है तो आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 और डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। जब न्यूमरेटर अप्रोच करता है 0 को, in that situation this delta is being converted into d, small d, this is dq by dt, this is instantaneous current। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। अब हमारे पास दो तरह के करंट हैं, एक है कॉन्वेंशनल करंट और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक करंट। आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे करंट कंस्टिट्यूट तब होता है जब हम कोई पीडी मेंटेन करें, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करें अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। हमारे पास कोई भी कंडक्टर दे रखा है, उसके एंड्स के थ्रू अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर पाते हैं तभी क्या बनता है, करंट बनता है, अदरवाइज करंट कंस्टिट्यूट नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास यही एक कंडक्टर है जो जिसकी प्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, और ये इसकी लेंथ है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो मैंने आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ दो तरह का बिहेवियर है, मैं आपको वो बिहेवियर समझाना चाहता हूँ सबसे पहले कि भाई कंडक्टर है, कंडक्टर के पास क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जिनके वर्क फंक्शन की वैल्यू स्मॉल होती है, वही होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से बच के निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, वर्क फंक्शन बोलते हैं। कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए। ये देखिए मेरे पास एक कंडक्टर है, इसके लिए मैंने बैटरी लगाई जो पोटेंशियल ऑफर कर रही है V का। आपको पता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना तभी चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट होती है। अब यहाँ पे मूवमेंट किसकी होती है, मूवमेंट होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। और फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन टू एटॉमिक न्यूक्लियस। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स टू एटॉमिक न्यूक्लियस, उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनका वर्क फंक्शन बहुत ही कम होता है, जिनका वर्क फंक्शन बहुत ही कम होता है। और वर्क फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कम से कम एनर्जी, कम से कम एनर्जी जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर निकल सकता है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब देखो बच्चा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी भी एटम को छोड़ के नहीं जाएगा। भैया आपके पास मान लीजिए ये एक एटम है, ठीक है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, और ये इसके चारों ओर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो जब मैं इस तरह से फील्ड अप्लाई करता हूँ,
आपको पता है कि फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां हुई है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या लेते हैं, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन ही लेते हैं, कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा हो वही डायरेक्शन आप इलेक्ट्रिक फील्ड की लेते हैं। और करंट की भी जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन भी वही होती है जो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन होती है। अब आपको पता है कि हम न्यूक्लियस को तो रेस्ट में लेके चलते हैं, हम कहते हैं जी न्यूक्लियस की मूवमेंट नहीं होती, मतलब न्यूक्लियस की मूवमेंट नहीं होती है, इमोबाइल है, हिलता डुलता नहीं है। तो मूवमेंट किसकी होती है, इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। अब इस इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है कि इस इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर है वो वही है जो इस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, मतलब इसका बिहेवियर कैसा है, नॉन पोलर, यहाँ पे पोल्स नहीं बनते, नॉन पोलर बिहेवियर है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ये नॉन पोलर बिहेवियर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पोलर बिहेवियर में, मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कुछ दूरी पे चले जाते हैं और कुछ दूरी पे जाने के कारण उनका डायपोल मोमेंट क्या कर जाता है, कर जाता है। यानी कि मेरा जो टारगेट था आपको बात बताने का वो क्या था, वो ये था कि हम आपको ये बताएं कि एक्चुअल में यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है। हाँ जी, अब देखो बेटा, हमने क्या बात करी कि हमने ये बात करी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये जो नॉन पोलर बिहेवियर है वो पोलर बिहेवियर में चेंज होता है। पोलर बिहेवियर में यानी कि यहाँ पे क्या बनते हैं, पोल्स बनते हैं, और पोलर बिहेवियर में चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कंस्टिट्यूट होता है, और इसी के कारण करंट का कॉन्सेप्ट कंस्टिट्यूट होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने जो बात बतानी थी वो ये बतानी थी कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम को छोड़ के बाहर नहीं निकलता, वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड रहता है। बट हाँ, यहाँ पे उन दोनों के सेंटर्स के बीच कुछ दूरियां आ जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच कुछ दूरियां आ जाती हैं, यानी कि उनका डायपोल मोमेंट क्या कर जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है, उनका डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर जाता है। वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, दिस V या पोटेंशियल कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता, कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं देता। तो ये क्या करता है, ये धक्का मारता है। इस पोटेंशियल का क्या काम होता है, धक्का मारना, किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को धक्का मारने का काम करता है। अब धक्का मतलब फोर्स लगाई इसने, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क, तो वही तो हम डिफाइन करते हैं। हम पोटेंशियल को क्या कहते हैं, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ए चार्ज पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल के लिए किया जाने वाला काम है। ठीक है ना, अब देखिए जैसे ही आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, फटाक से कौन आता है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आता है, और वो अपनी मूवमेंट किस डायरेक्शन में कंस्टिट्यूट करने की कोशिश करता है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, वो मूव करने की कोशिश करता है। यानी आपने एक बात ध्यान रखनी है कि कॉन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन के क्या है, ऑपोजिट है। और इलेक्ट्रॉनिक करंट किसको बोलते हैं, वो करंट जो इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंस्टिट्यूट कर रहा है, उसको मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा है। उसको मैंने क्या कहा है बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा है। अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट को जब मैंने देखा तो मैंने कहा जी यहाँ पे I will be equal to I नोट साइन ओमेगा टी, यानी कि करंट यहाँ पे साइन वेव की फॉर्म में चल रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं एसएचएम के कॉन्सेप्ट भी दिखा देता हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सिंपल एसएचएम से भी इसको मैं लिख सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं यही बात करता डीसी के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए,
तो डायरेक्ट करंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। अगर मान लीजिए ये एक्सेस मैंने करंट के लिए लिया और ये एक्सेस मैंने टाइम के लिए लिया, तो यहाँ पे हमेशा करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और बच्चा पार्टी में आपको बता दूं कि ये जो सिंबल है ना, जो आप प्लस माइनस यूज करते हो, वो डीसी बैटरी के लिए होता है, वो हमेशा डीसी के लिए होता है। अगर आप एसी वर्ड यूज कर रहे हो, अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, दिस इज एसी सोर्स, ठीक है। ये एसी सोर्स का सिंबल है आपके पास और ये सिंबल है आपके पास डीसी का। अब देखो अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या किया जी, हमने करंट को कहा कि चार्ज का फ्लो जब होगा ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो करंट कंस्टिट्यूट होगा। वैसे हम कंडक्टर्स के लिए अगर बात करें, तो कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट में नहीं होते, कभी भी रेस्ट में नहीं होते। नाउ क्वेश्चन इज, अगर मोशन में होते हैं तो करंट क्यों नहीं कंस्टिट्यूट करते? अगर मोशन में होते हैं तो करंट क्यों नहीं कंस्टिट्यूट करते? क्वेश्चन ये है। अब देखो जी, पहली बात तो ये है कि ये रेस्ट में ही क्यों नहीं होते। क्वेश्चन सबसे पहला तो यही है कि रेस्ट में होते ही क्यों नहीं है। तो रेस्ट में ना होने का कारण है टेम्परेचर की प्रेजेंस, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो की तो बातें कहीं पे होती नहीं है। हमारे नेचर की अगर मैं बात करूं तो एब्सोल्यूट जीरो तो हमारे में पॉसिबल ही नहीं है, यही बात की जाती है। यानी कि टेम्परेचर की प्रेजेंस तो होगी। मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे मैं बात कर रहा हूँ, तो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन, रूम टेम्परेचर की जब भी बात आए आपके सामने, तो आप कहते हैं सर 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, काइनेटिक एनर्जी। क्या रिलेशन होता है वो पता है आपको, कि काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kb into T। आपने क्लास 11th में किया था, kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये कांस्टेंट 3 कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेम्परेचर के। यानी कि उनके पास जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो टेम्परेचर की प्रेजेंस के कारण है। अब जिन पार्टिकल को ये एनर्जी मिल रही है वो क्या फॉर्म करते हैं, क्लोज्ड लूप फॉर्म करते हैं। आप हमेशा याद रखिए कि टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर का जैसे जैसे इंक्रीज किया जाएगा, उसके पार्टिकल क्लोज्ड लूप बनाएंगे। क्लोज लूप के लिए आपको पता है, कोई भी पाथ अगर क्लोज है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बच्चा पार्टी, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। उसके लिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, हमेशा जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा क्लोज लूप के लिए। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो वर्क डन भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। वर्क डन जीरो होगा तो उनके पास कोई एनर्जी नहीं होगी, कोई एनर्जी नहीं होगी तो उनके पास कोई करंट भी नहीं होगा, कोई करंट भी नहीं होगा। दिस इज द रीजन कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो करंट क्यों नहीं बनता कंडक्टर्स के लिए। मैंने बात करी कंडक्टर के लिए, मैंने इंसुलेटर की बात नहीं करी है, मैंने सेमीकंडक्टर की बात नहीं करी है, मैंने स्पेशल बात करी है कंडक्टर्स के लिए, या मेटल्स के लिए भी बोल सकते हैं आप लोग, या फिर मेटल्स के लिए भी आप ये बात मेरे को बोल सकते थे। अब देखो बच्चा, एक छोटी सी बात आती है, जब मतलब एक, वैसे ही मैं आपसे एक जनरल सी बात पूछ रहा हूँ, ठीक है, एक जनरल सी बात आप लोगों से पूछने का मन कर रहा है मेरा, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जब लाइटनिंग होती है, जैसे बिजली चमक रही है, लाइटनिंग हो रही है, ठीक है, लाइटनिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो ये कहते हैं कि जो ज्यादातर बात होती है कि 20 कूलम का चार्ज किसी भी पॉइंट से पास करता है, 20 कूलम का चार्ज पास करता है किसी भी पॉइंट से, ठीक है। मान लीजिए उसमें जो टाइम लगता है वो कहता है कि 1 मिली सेकेंड के लगभग होता है, 1 मिली सेकेंड में 20 कूलम का चार्ज फ्लो करता है। जब लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, उस सिचुएशन की बात करी गई कि 20 कूलम का चार्ज 10⁻³ सेकेंड में पास होता है, टिपिकली ये बात करी जाती है। तो वहां पे करंट कितना कंस्टिट्यूट होगा, कितना करंट बनेगा या कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस होगी, तो वो आप कहेंगे कि I = Q/D। सही बात है कि नहीं है, I = Q/D, यानी कि 20 कूलम का चार्ज है
और टाइम है 10⁻⁻3, यानी कि 20 इंटू 10⁻³ मीन्स 20,000 एम्पियर का करंट क्या होता है, इंड्यूस होता है। 20,000 एम्पियर का करंट लगभग इंड्यूस होता है। ठीक है, आप एक जनरल लाइटनिंग की जब बात करते हैं तो वहां 20,000 एम्पियर का करंट इंड्यूस होता है। बच्चा आप देखो, अंदाजा लगाओ कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसके पास। ठीक है, अब देखो बच्चा, अब मेरी बात क्या है, मैं एक न्यूमेरिकल बनाऊंगा। देखो I = Q/T पे, और Q को मैं सीख के आया हूँ पिछले चैप्टर में, Q = ±NE, जिसमें N जो रहता है वो नंबर रहता है, फ्री पार्टिकल्स का नंबर भी बोल सकते हैं आप इसको। तो क्या हम इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे? चलो जी चेक करते हैं, अगर अप्लाई कर सके तो जरूर करेंगे जी। चलो जी एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, बहुत ही इजी सा। देखो बच्चा, आपको ये बात दी गई कि इन ए हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 × 10⁻⁻11 मीटर विद द स्पीड ऑफ 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। देखिए जी क्या बात बोली गई है आपको, जो बात बोली गई है वो मैं आपको बना के बताता हूँ। ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस को मैं पॉजिटिवली चार्ज शो कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। ये न्यूक्लियस है बच्चा मेरे पास, और न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सही बात है, बिल्कुल। ये देखिए जी, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। ये मान लीजिए ये है मेरा वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और इसका जो रेडियस है वो आपको गिवन है, इसका रेडियस है 5 × 10⁻⁻11। इसका जो रेडियस है ऑर्बिट का वो आपको गिवन है, इसका रेडियस आपको गिवन है। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। इन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन, रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। रेडियस की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसकी स्पीड दे रखी है मुझे, इसकी स्पीड दी है 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, आपको इक्विवेलेंट करंट निकालना। देखो बच्चा करंट क्या होता है, सबसे पहली बात I = होता है बेटा Q/T, ठीक है। तो चार्ज हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर पता होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब टाइम क्या होता है, टाइम होता है जी डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड। तो ये इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर, और इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी 2πr, और स्पीड मैंने आपको दे रखा है v के बराबर। तो यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 स्पीड इसकी दे रखी है, 2.2 × 10⁻6 2.2, और 2πr, तो 2π की वैल्यू है 3.14, और रेडियस आपको अभी अभी बताया गया है कि 5 × 10⁻11। क्लियर, तो 11 और 6 17, तो ये बचा मेरे पास 10⁻⁻2। क्लियर, ठीक है। तो यानी कि 1.6 × 2.2 और डिवाइड बाय 2, तो 1.1, ठीक है, इंटू 10⁻⁻2, और डिवाइड बाय 5 इंटू 2 तो कैंसिल हो गया 3.14, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 5 3 जा तो 0.3, ठीक है, और ये 1.1 × 3 तो 0.33, ठीक है जी, और 3.14 और 10⁻⁻2, यानी कि 3.3, यानी कि लगभग आपका 10⁻⁻3 एम्पियर का करंट आपके पास आ जाएगा। 10⁻⁻3 एम्पियर का करंट आपका कंस्टिट्यूट होगा। अब देखिए बच्चा, बहुत सारी जगह पे आपको इसका एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा न्यूक्लियस का, ठीक है। तो न्यूक्लियस का जहां एटॉमिक नंबर आपको दिया हो, आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होगा Ze। आप ये मान के चलिए कि न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो Ze के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ जाए। अब देखिए बच्चा, ये थी जनरल बात, एक जनरल सा न्यूमेरिकल था जो हमने यहाँ पे बनाया आप लोगों के लिए।
हाइड्रोजन एटम के लिए। अब हम बात करते हैं इस यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल की, जिस आर्टिकल का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ जी, यहाँ पे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं प्लीज मेरे को फटाफट से बताइए कि क्या आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुई? जो बेसिक आइडियाज हैं क्या वो कंप्लीट हुए? क्या बेसिक आइडियाज आपके क्लियर हैं? फटाफट से मेरे को मैसेज कीजिए। हाँ जी, फटाफट से मैसेज करो बच्चों। हाँ जी, मैं मैसेज चेक कर लेता हूँ, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं मेरे पास। तो जी हाँ, सिमरन, वंशिका, अंशिका, प्रियंका, निशांत। प्रियंका ने पूछा है कि सर कॉन्वेंशनल करंट एक बार डेफिनेशन फिर से रिपीट कर दो। कॉन्वेंशनल का मतलब है जो पुराने टाइम से चला आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है। इस करंट को हम कॉन्वेंशनल करंट बोलते हैं बच्चा। सुखलीन कौर, महक, दविंदर, अंशु, आशदीप कौर, गुरलीन सिंह, अमरवीर, खुशदीप, मनवीर, भवजोत। दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। देखिए देखो जी, अब मेरे पास आर्टिकल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज होती है, हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस यूनिट का। ये मान के चलिए कि इस यूनिट का दिल है ये टॉपिक, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले ड्रिफ्ट का मीनिंग पूछता हूँ मैं, ड्रिफ्टिंग क्या होती है? आपने बाइक पे कभी ड्रिफ्टिंग करी है किसी बच्चे ने? कोई बच्चा ऐसा है जो ड्रिफ्टिंग करी है, जिसने बाइक से एक बाइक भगा के लाया हो, एकदम से उसने ब्रेक मारे हो और टायर पीछे से घूम के आगे आ गया हो? करिए किसी बच्चे ने ऐसी ड्रिफ्टिंग? हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा है हमारे पास जो स्कूटी को या बाइक को ऐसे घुमा दे, ड्रिफ्टिंग कर दे? नहीं है? हाँ जी, अगर है तो बताना जी। एक बच्चे का मैसेज आया है, किसी ने तो ड्रिफ्टिंग करी है भाई। अच्छा, मैंने सोचा कोई ड्रिफ्टिंग वाला है। ये बच्चा कह रहा है हमें तो जान प्यारी है सर, देखो ऐसे काम हम तो करते नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया है। कोई और भी बच्चा है जिसको जान प्यारी है? यस सर, करी है। ये देखो निशांत ने भाई ड्रिफ्टिंग करी है। तो अब ड्रिफ्टिंग में एक्चुअल में क्या होता है आपने देखा, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ड्रिफ्टिंग वर्ड जो आप यूज करते हैं उस वर्ड का फिर मीनिंग क्या हुआ? उस वर्ड का मीनिंग हुआ कि जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है ना, उससे घूम के पार्टिकल या आप जो ऑब्जेक्ट हो, आप अपनी पोजीशन को क्या कर लेते हो, चेंज कर लेते हो, उसे क्या बोलते हो? ड्रिफ्टिंग बोलते हो। अब देखो बेटा, अगर मान लो मैं इनिशियली यहाँ पे मेरे पास जो कंडक्टर है उसको अगर मैं देखूं, तो इसका हर एक पार्टिकल मोशन में है। कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यहाँ तक गया, दूसरे पार्टिकल से स्ट्राइक करा, अब ये नेक्स्ट के पास जा रहा है, ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट के पास गया। इस तरह से पार्टिकल का जिगजैग मोशन हो रहा है। यहाँ पे कोई डिफाइंड मोशन नहीं है। इस तरह से पार्टिकल कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी के साथ कलाइड कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी कि रूम टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूं, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी ऐसी होती है जिससे कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर पाते, ठीक है, यानी कि वो क्लॉज लूप बना के ही रह जाते हैं। तो उनका जो नेट बिहेवियर है वो क्या आता है, एक्चुअली जीरो आता है। मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल बैठा है, यहाँ पे जो पार्टिकल बैठा है, यहाँ पे जो पार्टिकल बैठा था, यहाँ पे जो पार्टिकल बैठा था, इन सभी पार्टिकल का नेट बिहेवियर क्या आ रहा है बेटा, जीरो। हालांकि इनमें कोलिजन्स हो रहे हैं, कोलिजन होने के कारण ये एक दूसरे को एनर्जी भी दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर भी हो रहा है। लेकिन उनका अगर मैं पूछूं कि उनके पास एनर्जी कितनी है, तो आप कहोगे सर एनर्जी नहीं है। एनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी इनिशियल जो वेलोसिटीज हैं, जैसे इस पार्टिकल की u1 थी, इस पार्टिकल की u2 थी, इस पार्टिकल की u3 थी, ये nth पार्टिकल की u1 थी, तो उनका एवरेज बिहेवियर जो है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है।
यानी कि इनिशियली जब मैंने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं करा या मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई, तब मुझे कोई करंट एक्सपीरियंस नहीं होगा इस कंडक्टर से। यानी कि उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइड बाय n। ये क्या आ रही है बेटा? जीरो आ रही है। अब देखो, अब क्या होगा एक्चुअली, अब मैंने फील्ड अप्लाई करना है। अब मैंने क्या करना है? फील्ड अप्लाई करना है। अब जैसे ही मैं फील्ड अप्लाई करूंगा, वो क्या करेगा? पार्टिकल्स को धक्का मारेगा। पोटेंशियल का क्या काम होता है? धक्का मारना ही काम होता है उसका। तो वो धक्के मारेगा, पोटेंशियल धक्के मारेगा तो पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपने जब धक्का मारा हो तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल अपने आप को अलाइन कर जाएं, या ये भी हो सकता है कि कम से कम पार्टिकल अलाइन कर पाए। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा पोटेंशियल आप प्रोवाइड करोगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा? पार्टिकल अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यानी कि अब सिचुएशन कैसी हो जाएगी? अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि पार्टिकल अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करनी शुरू कर देगा। अब जरूरी नहीं है कि अगर वो अलाइन करने की कोशिश करेगा तो 100% उसी की डायरेक्शन में चला जाएगा ना, ये तो जरूरी नहीं। लेकिन हाँ, कुछ पार्टिकल्स क्या करेंगे? अपने आप को उसकी डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। मान लीजिए कि अब आपने फील्ड अप्लाई किया। अब फील्ड अप्लाई करते ही सबसे पहले क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर क्या करते हैं? भागते हैं। भागते हैं ना। अब वो जिस स्पीड के साथ भागते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसी स्पीड का नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, ड्रिफ्टिंग की स्पीड उसको बोल देते हैं हम। यहाँ पे वेलोसिटी हम बोल रहे हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ व्हिच electron can drift towards the positive end of the conductor, that speed, that velocity, sorry, that velocity is known as drift velocity. That velocity is known as drift velocity. अब देखो बच्चा, यहाँ पे इस कंडक्टर में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगी किस डायरेक्शन में? धक्का लगा किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन। तो उनकी ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो गई किसकी तरफ? टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। अब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है? मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कंडक्टर के इक्वल ट्रेवल कर सकता है। ये तो है नहीं इन वायर से भी फ्लो करना शुरू कर देगा ना। ये वायर जो लगे बैटरी से लगे, और बैटरी का काम नहीं है क्या देना? इलेक्ट्रॉन्स देना। बैटरी का काम नहीं है इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करना। ठीक है, बैटरी का काम नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करना। बैटरी का काम बिल्कुल भी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करना। ठीक है ना बच्चा? 1 मिनट का टाइम मुझे देना पड़ेगा बच्चे। सर आ गए हैं, उनको 1 मिनट का टाइम दे दो बच्चा, मुझे 1 मिनट का टाइम। हमने ये कहा था कि हम जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्टेंस चल सकता है? L डिस्टेंस चल सकता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेट भी हुआ है, और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा? आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका मासिव पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, F is equal to ma, and that F should also be equal to Q into E। क्योंकि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है? QE। चार्ज कितना है पार्टिकल के ऊपर? माइनस ऑफ E into E, that is equal to ma। अगर कंपेयर करूं मैं इन दोनों को तो ma is equal to minus of E into capital E। Capital E is electric field, E is the magnitude of charge on electron, m is mass on particle, a is acceleration। तो acceleration आता है मेरा E into E by m। This is the acceleration। ठीक है, ये acceleration है चार्ज पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। अब देखो बेटा, अगर मुझे उसकी वेलोसिटी निकालनी है और उस वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो फाइनल में देख लेता हूँ इनिशियल तो 0 है, v is equal to u plus at। तो आपकी इनिशियल तो 0 बताइए आपने मुझे, तो यहां से फाइनल वेलोसिटी का नाम है जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो vd
दैट इज इक्वल टू u तो 0, एक्सेलरेशन आपके पास माइनस e इंटू ई बाय m और इंटू t। अब t की जगह पे एक वर्ड यूज करना आपने, दैट वर्ड इज टो, माइनस e इंटू ई बाय m और t की जगह वर्ड यूज हो सकता है क्या, तो इस टो का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम। इस टो का मीनिंग है रिलैक्सेशन टाइम, इस टो का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम। अब मैं इसकी बात बताऊंगा कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, जैसा कि अपने वर्ड से पता लग रहा है रिलैक्सेशन टाइम क्या चीज होती है, ये वो टाइम है जिसके लिए पार्टिकल आपका फ्री है, रिलैक्स है। ये टाइम फॉर विच particle is relax, for which particle is relax, particle is relax। बच्चा ये वो टाइम है जिसके लिए हमारा पार्टिकल क्या है, रिलैक्स है। अब पार्टिकल रिलैक्स कब होगा, मान लीजिए ये पार्टिकल बैठा है बिल्कुल रिलैक्स है, अब दूसरा पार्टिकल आया इसके साथ स्ट्राइक करा, कोलिजन हुआ, कोलिजन होते ही ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि न्यूटन जी महाराज कहते हैं कि every particle in this nature has a tendency to travel a straight line path, and in the case here this path is known as free path। ठीक है, अब वो दूसरे पार्टिकल से जब तक स्ट्राइक नहीं करता, मतलब यहां से लेकर यहां तक जब चलता जाता है तो वो क्या है, रिलैक्स है, जब तक उसका कोलिजन दूसरे के साथ नहीं होता तो वो रिलैक्स है। अब इसमें देखो एक कोलिजन तो उसका यहाँ पे हुआ और दूसरा कोलिजन यहाँ पे हुआ, आप ये भी कह सकते हैं कि ये वो टाइम है जो कब लगा, जो लगातार दो कोलिजन्स के दौरान उसे लगा, ये टाइम elapsed between two successive collision, between two successive collision, मतलब दो लगातार कोलिजन हुए हैं, उसमें कितना टाइम लगेगा, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। गॉट इट भाई, यहां देख लीजिए एक कोलिजन हो गया फिर दूसरा कोलिजन हुआ, तो एक कोलिजन और फिर दूसरा, इन दोनों में कितना टाइम लगा, दोनों कोलिजन, दैट इज आल्सो रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो बच्चों, रिजल्ट आपका यहां से बनता है सुबह, इस रिजल्ट को हमने लिखा VD दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ E इंटू ई बाय m और इंटू टाउ। इसका मतलब हुआ जो वेलोसिटी है ना वो चार्ज बाय मास पे डिपेंड करती है, चार्ज बाय मास रेशियो पे डिपेंड करती है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो चार्ज अपॉन मास रेशियो पे डिपेंड करती है। चार्ज बाय मास इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज टर्म से भी डिनोट करते हैं, आगे चल के हम इस पे और भी बातें करेंगे। यानी कि चार्ज बाय मास जो रेशियो है उस पे डिपेंड करती है कौन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिलैक्सेशन टाइम पे। अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो ड्रिफ्टिंग क्या होगी, बढ़ेगी। सीधी सी बात है, पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा ट्रेवल कर पाएगा। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब आप मेरी बात सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है ना। तो आप VD की जगह पे क्या वर्ड यूज कर सकते हैं कि VD की जगह पे आप यहाँ E की जगह V बाय L यानी कि M इंटू L इंटू टो। बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे कि पोटेंशियल को हमने डबल कर दिया, लेंथ को हमने डबल कर दिया, तो VD पे क्या फर्क पड़ेगा, तो VD इज इक्वल टू क्या फर्क पड़ेगा, E2V अपॉन M इंटू 2L और इंटू टो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि हमने पोटेंशियल में इतना चेंज करा, लेंथ में इतनी चेंज करा, तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर रहने वाला है, आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज का मेरा जो आर्टिकल था वो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। बच्चा पार्टी मैंने आपके साथ नोट्स शेयर कर दिए हैं, प्लीज आप उन नोट्स से एक बार गो थ्रू हो जाएं, और यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं रेगुलरली क्लासेस अटेंड करें। ये चैप्टर बहुत इजी है, आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ जी, फिफ्थ लेसन की बात और बता देता हूँ बच्चा कि हमें हमारा जो पीरियोडिक टेस्ट है